डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही है JKSSB का फीमेल सुपरवाइज़र में इंग्लिश सब्जेक्ट का भी पोर्शन है और उसमें जो उनका सिलेबस है फीमेल सुपरवाइज़र इंग्लिश का सिलेबस आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहला टॉपिक है उसमें टेंसेस। टेंसेस पढ़ने के लिए आपको डिटेल में टेंसेस की स्टडी करनी पड़ेगी और मैं वो डिटेल में ही पढ़ाऊँगी आपको। टेंसेस पढ़ने के लिए पहले तो आपको पर्सन्स का नॉलेज होना चाहिए। पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं या पर्सन्स कह लो, ये प्रोनाउंस के अंडर टॉपिक आता है पर्सन्स का, तो वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। और उसके साथ ही आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का भी नॉलेज होना चाहिए। किसका नॉलेज होना चाहिए? 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। एक तो आपको नॉलेज चाहिए पर्सन्स की और दूसरा जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये आपको नॉलेज चाहिए टेंसेस पढ़ने के लिए। और टेंसेस में आपको मैंने टेंसेस जो हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ऑलरेडी पढ़ा दिया हुआ है। वो आप मेरे लेक्चर ऑन इंग्लिश ग्रामर लेक्चर 1 and 2 and 3 में देख सकते हो और उसमें मैंने पर्सन का नॉलेज भी आपको दे दिया हुआ है। तो नेक्स्ट पार्ट शुरू जब मैं करने वाली हूँ टेंसेस का, नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरी वीडियो जो है वो टेंसेस में होगी प्रेजेंट परफेक्ट पे। तो उससे पहले मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि वो वीडियोस मेरी पहले देख लीजिए। नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा है रीअरेंजिंग। व्हाट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक? दैट इज़ रीअरेंजिंग ऑफ जंबल सेंटेंसेस। तो यहाँ पे सेंटेंसेस दिए होते हैं बट दे आर नॉट इन द प्रॉपर फॉर्म। वो जंबल सेंटेंसेस होते हैं। जंबल सेंटेंसेस मीन्स कि सेंटेंस का जो है तालमेल नहीं होता सेंटेंसेस के साथ, वो एक सेंस नहीं निकालते हैं। जैसे मैं कोई एग्जांपल आपको दे सकती हूँ, जैसे आई वेंट टू दिल्ली एंड स्टेड एट अ होटल। तो मैं उसको ऐसे दे दूँगी एट ए होटल और उसके बाद दे दूँगी वेंट, उसके बाद दे दूँगी वेंट टू दिल्ली। तो वो सेंसलेस सा जो है वो लगता है। तो इसमें 2 सेंटेंसेस हैं, आई वेंट टू दिल्ली एंड स्टेड एट ए होटल। तो वो सेंसलेस है, उसको आपको प्रॉपर जंबल सेंटेंसेस है उसमें 2 और आपको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंस जो है वो सेंटेंसेस की निकलनी चाहिए। तो ये पार्ट भी हम करेंगे बड़े डिटेल से। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है थर्ड, दैट इज़ नरेशन। नरेशन का दूसरा नाम है, क्या नाम है आपको शायद पता भी होगा, दैट इज़ रिपोर्टेड स्पीच। तो नरेशन का जो है, नरेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको टेंसेस आने चाहिए। अगर आपको टेंसेस जब मैं सिखा दूंगी तो उसके बाद हम नरेशन का टॉपिक पढ़ना शुरू कर देंगे। तो नरेशन जो है वो टेंसेस पे ही निर्भर करती है। पर्सन्स का नॉलेज आपको चाहिए नरेशन करने के लिए, तो ये हम डिटेल में करेंगे। ये नरेशन जो है खाली आपके इस पेपर के लिए नहीं है, फीमेल सुपरवाइज़र, ये सारा सिलेबस एक बार आप डिटेल में पढ़ लोगे तो कहीं पे भी एग्ज़ाम दो, चाहे वो JKSSB का हो, SSC का हो या किसी भी हाई कोर्ट का हो, वहाँ पे जब भी इंग्लिश सब्जेक्ट का जनरल इंग्लिश का सिलेबस होता है तो ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्या दिया है सिलेबस में, दैट इज़ मॉडल्स और आर्टिकल्स। व्हाट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक? दैट इज़ मॉडल्स एंड आर्टिकल्स। तो मॉडल्स क्या होती हैं आपको पता है? कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, एक्सलरीज 2 काइंड्स की होती हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स तो सबको पता है, जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर हो गया, हैज़, हैव हो गया, हैड हो गया, विल, शेल हो गया। और कुछ मॉडल एक्सलरीज होती हैं वो जो हम टेंसेस में नहीं पढ़ते। टेंसेस में हम देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, इज़ हो गया कहीं पे डज़ हो गया, कहीं पे डू हो गया, लेकिन कभी हमने टेंसेस में कैन नहीं पढ़ा, मे नहीं पढ़ा, कुड नहीं पढ़ा। हाँ, कैन का हम पास कर देते, कुड बन जाता, लेकिन ये हम टेंसेस में नहीं पढ़ते। जो टेंसेस से अलग होके वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में एज अ वर्ब का यूज़ करते हैं, उसको मॉडल एक्सलरीज करते हैं। और टेंस जो है वो टाइम के अकॉर्डिंगली सेंस देता है। जैसे इज़ कहा तो हम कहेंगे इस प्रेजेंट टाइम में यूज़ हो गया, और
जैसे हम शुड है तो हम ऐसे कहें कि नहीं, शुड जो प्रेजेंट के टाइम होना चाहिए, शुड फ्यूचर, मॉडल एक्सिलरी जब होती है वो फ्यूचर को भी डिपिक्ट कर देती हैं, फ्यूचर टाइम को भी डिपिक्ट कर देती हैं, पास्ट को भी डिपिक्ट कर देती हैं। तो मॉडल जो है वो हेल्पिंग वर्ब से हट की होती हैं। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, मे, माई, शुड, विल, शैल। अब शैल और विल जो है बड़े ही मिराकुलस हैं। ये हेल्पिंग वर्ब में भी यूज़ होती हैं और मॉडल एक्सेलरीज में भी यूज़ होती हैं। लेकिन जब हम इनको एज अ हेल्पिंग वर्ब जब हम टेंसेस में यूज़ करते हैं, दे गिव डिफरेंट मीनिंग। और जब हम मॉडल एक्सेलरीज में यूज़ करते हैं तो दे गिव यू डिफरेंट मीनिंग। तो ये बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मॉडल्स का। यू विल गेट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग व्हेन आई विल टीच यू। अब आर्टिकल्स पे आ जाओ। तो आर्टिकल्स भी बड़े मज़ेदार हैं। यूँ तो कहा जाता है, बच्चे कहते हैं आर्टिकल्स का क्या है, बिना पढ़े ही हम कर लेंगे। क्या है, ए, एन और द ही लगाना है, जहाँ मन किया वहाँ लगा लिया। नो, ये आर्टिकल लगाने से पूरा ही मतलब चेंज हो जाता है कि सेंटेंस का। जैसे मैं कहूँ आई गो टू द स्कूल, तुम जब वह मैं कहती हूँ आई गो टू स्कूल। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स भी बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आर्टिकल्स तो यूँ कहा जाता है, क्या है आर्टिकल्स, ए, एन और द लगा दो, जहाँ मन कहा ए लगा दो, जहाँ मन कहा द लगा दो। नहीं, आर्टिकल समझने के लिए भी बड़ी प्रॉपर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इसके लिए क्या होता है कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल, यहाँ मैं तो सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, आपको डिटेल में तो मैं पढ़ाऊँगी टॉपिक्स, लेकिन यहाँ सिलेबस डिस्कस करते हुए मैं ये कहती हूँ, आपको एक एग्जांपल दे के कहती हूँ आर्टिकल्स की। एक छोटी सी एग्जांपल मैं यहाँ ले लेती हूँ कि जैसे मैं कहती हूँ आई गो टू स्कूल, और दूसरा सेंटेंस में लिख लेती हूँ आई गो टू द स्कूल। और किसी को लेमैन को पूछा जाए तो वो क्या कहेगा, लेमैन कह लें कि जिसको कम नॉलेज होगा सब्जेक्ट का, तो वो कहेगा दोनों का तो सेम है, क्या है, द लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई इंग्लिश है, इंग्लिश में बहुत फ़र्क पड़ जाता है, ए लगाया द लगाया सारी सेंस ही चेंज हो जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको देते हुए कहा आई गो टू स्कूल, तो इसका मतलब होता है मैं एजुकेशन रिसीव करने जा रही हूँ। और जब मैंने कह दिया आई गो टू द स्कूल, तो मैं एजुकेशन रिसीव करने नहीं जा रही हूँ। हो सकता है मैं बच्चों की फ़ीस देने जा रही हूँ, हो सकता है पीटीएम हो वो अटेंड करने जा रही हूँ, हो सकता है मैं बच्चों का लंच बॉक्स देने, मतलब एनी अदर पर्पस मैं स्कूल जाती हूँ। तब ये मतलब हो गया दा लगा के। तो देखा आपने, एक सेंटेंस में द लगाया और एक में नहीं लगाया, दोनों का मीनिंग ही क्वाइट चेंज हो गया। इसलिए टेक दिस टॉपिक सीरियसली एंड स्टडी प्रॉपरली। जब मैं पढ़ाती जाऊंगी और आप देखोगे कि कितना डीप नॉलेज है इन चीज़ों में। नेक्स्ट इज क्लॉजेज है। अब क्लॉजेज जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, इसमें टॉपिक है इस इंग्लिश लैंग्वेज में। क्लासेस में बड़ी क्लासेस होती हैं, आपको क्लासेस पढ़ने के लिए एडजेक्टिव का नॉलेज होना भी ज़रूरी है, आपको नाउन का नॉलेज होना भी ज़रूरी है, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, सब सेंटेंसेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊँगी तो आपको बताऊँगी कि कैसे हम डिफरेंट सेंटेंसेस में किस तरीके से हम प्रिंसिपल क्लॉज लेते हैं, किस तरीके से हम सबॉर्डिनेट क्लास लेते हैं, और कैसे वो एडजेक्टिव क्लास होती है, कैसे वो नाउन क्लास होती है। तो आई विल टीच यू इन डिटेल। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, दैट इज सिनोनिमस एंड एंटोनिमस। तो सिनोनिमस यू नो क्या मीनिंग होता है, सेम मीनिंग, और एटोनिमस मीन्स होता है कि डिफरेंट मीनिंग, ऑपोजिट मीनिंग जैसे हम कह लें। तो ये वर्ड्स जो हैं ये तो आपको वोकेबलरी आपको बहुत एनहांस करनी है। यू मस्ट एनरिच योर वोकेबलरी। मैं तो यही सुजेस्ट करती हूँ। बाकी मैं इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स होते हैं यूजुअली जीके एसएसबी या एसएससी के एग्ज़ाम्स में वर्ड्स पूछे जाते हैं, आई विल डिस्कस विद यू अंडर दिस टॉपिक। बट यू मस्ट कल्टिवेट योर हैबिट टू रीड योर न्यूज़पेपर रेगुलरली। जहाँ से भी कोई इंग्लिश का वर्ड मिलता है, फाइंड आउट उस वर्ड का, इमीडिएटली फाइंड आउट करो इसका सिनोनिमस क्या है, इसका एंटोनिमस क्या है। तो इन दिस वे यू एनरिच योर इंग्लिश vocabulary. Okay, it is a part of your English vocabulary to find out the synonymous and antonyms. Now next topic is
Yes. Yes, next topic is, what is that? That is pair of words and their use in meaningful sentences. That is pair of words. पेयर ऑफ वर्ड्स को हम यूज़ करना है मीनिंगफुल सेंटेंस. इनको होमोफोन्स भी कहा जाता है. अनदर नेम ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स इज होमोफोन्स. तो ये पेयर ऑफ वर्ड्स आपने सीखने हैं. जैसे वर्ड्स की सिमिलर साउंड भी होती है वर्ड्स की और मीनिंग्स क्वाइट डिफरेंट होते हैं. तो उनको हम क्या कहते हैं? पेयर ऑफ वर्ड्स. फॉर इंस्टांस मैं एक एग्जांपल आपको छोटी सी दे से हम कहते हैं फेयर, FAIR फेयर और FARE फेयर. दोनों के स्पेलिंग जो है वो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है, तो लेकिन उनके मीनिंग अलग है. और कई बार स्पेलिंग सेम होती हैं, जैसे फेयर और फेयर, FAIR. तो दोनों के कई बार मीनिंग सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं तो मीनिंग भी डिफरेंट हो जाते हैं. एक फेयर FAIR फेयर क्या होता है आपको पता ही है. फेयर क्या होता है? फेयर कॉम्प्लेक्शन. तो एक फेयर हम कहते हैं मेला जो हम देखने जाते हैं. तो कई बार सिमिलर स्पेलिंग्स भी होते हैं तो दे गिव यू confusion. तो you must learn all these things. Whenever you will use all these pair of words in your sentence, you will get the proper understanding. तो ये हम अपने टॉपिक्स में वीडियोस में ये सारी बातें डिस्कस करेंगे वन बाय वन. एंड नेक्स्ट इज next topic is yes next topic is idioms and phrases. Idioms and phrases are, हिंदी में भी आप पढ़ते ही हो ये टॉपिक. idioms and phrases, ये वर्ड्स कुछ और होती हैं, मीनिंग कुछ और देती हैं. ओके जैसे हम कहते हैं मुहावरे, तो यहाँ पे भी इंग्लिश में उसको idioms है फ्रेजेस कहा जाता है. मुहावरे कह लेते हो, लोकोक्तियाँ कह लेते हो हिंदी में, तो इंग्लिश में वो टॉपिक आ जाता है idioms एंड फ्रेजेस. तो यहाँ पे idioms एंड फ्रेजेस के लिए मैं एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ. जैसे हम कहते हैं कि फॉर इंस्टांस, जैसे फ्रेज तो हो गया 2-3 वर्ड्स, और जैसे हम कह देते हैं इन स्पाइट ऑफ, वो फ्रेज हो गई. ठीक है. तो इडियम्स क्या हो गए? जैसे कोई वर्ड कुछ और होता है और मीनिंग कुछ और देता है. जैसे हम कहते हैं कि एग्जांपल यहाँ पे आपको ये दे देती हूँ इडियम्स की, ए फिश आउट ऑफ वाटर. तो ये यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि फिश आउट ऑफ वाटर के हमने पानी से बाहर फिश निकाल दी. ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं होता इंग्लिश में. इसका मीनिंग हमने ये निकालना कि हम बड़े उत्सुक व्याकुल से हो जाते हैं, कि इमोशनल से हो जाते हैं कि हमारे पास ये चीज़ की बड़ी कमी है. जैसे हमारे पास कोई चीज़ नहीं हो, हम कहते हैं वी फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर. हम इस तरीके से फील करते हैं. तो ये होते हैं इडियम्स. ओके डियर. तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया है यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस. तो यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस का जो है, प्रीपोजिशन में भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. प्रीपोजिशन होती हैं जैसे एट हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, अबव हो गया, आउट हो गया, अबव हो गया, बिलो हो गया, एटसेट्रा. लेकिन इसके लिए हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्रीपोजिशन लगाने से भी मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है. कई बार हम ऑफ लगाते हैं तो मीनिंग कुछ और हो जाता है, कई बार हम ऑन लगाते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाते हैं. तो इसके लिए प्रॉपर जो गाइडेंस है, प्रॉपर में जो नॉलेज है, अपनी वीडियोस में आपको पूरा बताऊंगी. तो ये हो गया यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस. नेक्स्ट है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है, ये आपको पहले तो आपको टेंसेस आने चाहिए. जब आपको टेंसेस आ जाएंगे, आपको सेंटेंसेस की पूरी पहचान हो जाएगी कि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, सेंटेंस आपका डिक्लेरेटिव है, सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी है, सेंटेंस आपका इम्पेरेटिव है. तो ये जब ये इन चीज़ों की नॉलेज आपको होगी, पर्सन्स की नॉलेज होगी, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो फिर ये हम एक्टिव पैसिव भी पढ़ लेंगे डिटेल में. तो ये आपका सारा सिलेबस रहा JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र का.
ये सिलेबस मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर दिया है। और सबसे पहले मैं टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वो है टेंसेस। और टेंसेस के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना दी गई हैं। और वो वीडियोस जो हैं, इंग्लिश लेक्चर 1, इंग्लिश ग्रामर नंबर लेक्चर 2, इंग्लिश ग्रामर लेक्चर नंबर 3, और आप उसमें देख लीजिए। उसमें प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मैंने पढ़ा दिया है अपनी वीडियोस में। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे होगी। तो you must wait anxiously for my video on present perfect tense.